हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो कल का टॉपिक हम लोग का था ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट के बारे में हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था। और आज का क्लास जो है उसी पे बेस्ड, उसी को रिलेट करके आज हम लोग बेसिक लेवल से ब्लड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। यानी आज भी हम लोग का एक खूबसूरत सा टॉपिक ब्लड के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे ब्लड का जो टॉपिक आज क्लास में शुरू होने जा रहा है, ये आपका कंप्लीटली 3-4 सेशन चलेगा। आज हम लोग ब्लड का बेसिक पार्ट देखेंगे, फिर हम लोग ब्लड का बेसिक लेवल से फंक्शन देखेंगे, फिर थर्ड लेक्चर में हम लोग ब्लड का क्लोटिंग देखेंगे, खून का थक्का जमना, और उसके बाद लास्ट जो लेक्चर ब्लड का हम लोग अपलोड करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि माँ का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो संतान में कौन कौन सी ब्लड ग्रुप आने की संभावना है। ये हम लोग का लास्ट लेक्चर अपलोडेड होगा ब्लड का। तो चलिए एक खूबसूरत सा टॉपिक हम लोग ब्लड के बारे में शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले ब्लड के बारे में शुरू करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। ब्लड को हिंदी में रक्त और उर्दू में लहू के नाम से जानते हैं। ब्लड को हम लोग हिंदी में रक्त और उर्दू में लहू के नाम से जानते हैं। और बायोलॉजी के जिस ब्रांच में ब्लड का हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के जिस ब्रांच में ब्लड का हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग सेरेलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। जिस ब्रांच में हम लोग ब्लड का डिटेल स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट वी स्टडी अबाउट डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि ब्लड जो होता है वो नेचुरल कोलाइडल सॉल्यूशन है। ब्लड जो है वो क्या है, नेचुरल कोलाइडल है। नेचुरल कोलाइडल का मतलब क्या कि देखने में लगेगा होमोजीनियस, यानी देखने में आपको ऐसा मानो प्रतीत होगा कि पूरा का पूरा घुल गया है, लेकिन उसमें छोटा छोटा कण जो है वो तैरता हुआ दिखाई देगा, हेट्रोजीनियस होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो लगता है होमोजीनियस, लेकिन एक्चुअली ये होता कैसा है, हेट्रोजीनियस होता है। जैसे सिंपल सा चीज, आप दूध को किसी कपड़े के रूप से छानिएगा अगर किसी भी बर्तन में, तो उसमें हल्का हल्का पार्टिकल रह जाता है, बच जाता है। जितना दूध रहता है उतना ही पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो उसी प्रकार से सेम ब्लड भी है। ठीक है, ब्लड को भी छानिएगा तो कुछ ना कुछ पार्ट उसका ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल कोलाइड। यानी देखने में लगेगा होमोजीनियस, पूरा का पूरा घुल गया है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट जो होता है वो बच जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या, संयोजी ऊतक के नाम से इसको भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करने का काम ब्लड के द्वारा किया जाता है। यानी ब्लड जो है वो हमारे पूरे बॉडी को क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। आज का जो क्लास चल रहा है, ये सारा जितना भी पॉइंट आपके बोर्ड पे लिखा गया है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के व्यू से। इसलिए आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हुए समझते हुए आगे का क्लास जारी रखेंगे। अगला बात करते हैं पीएच। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। यानी ब्लड का पीएच का मान कितना होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो ब्लड का बेसिकली पीएच वैल्यू 7.4 7.4 होता है। और आपको पता होगा कि एक स्केल होता है, ठीक है, उसको हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 से 7 के बीच में अगर आएगा, 7 से कम आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एसिडिक है। 7 अगर आएगा तो उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, और 7 से 14 के बीच में जाएगा तो उसको हम लोग बेसिक क्षारीय के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 है, यानी बेसिक मीडियम का होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि मेल में और फीमेल में, महिलाएं में और पुरुष में ब्लड का मात्रा कितना होता है। तो मेल में एक्चुअली ब्लड होता है 5.5 लीटर, जबकि फीमेल में ब्लड का मात्रा होता है 5 लीटर, आधा लीटर कम है। तो मैंने एक आदमी से बेसिकली ऐसे ही पूछ लिया, उनका शादी हो चुका था, कि
मेल में 5.5 और फीमेल में ब्लड 5 लीटर कैसे है? तो उन लोग बोली थी, उन लोग ऐसा बोले थे कि फीमेल जो होती है वो शादी के बाद खून चूसने का काम करती है, लेकिन ऐसा कुछ बात है नहीं, ठीक है। ये उनका अपना कॉन्ट्रासेप्ट था, लेकिन हम लोग जनरली ऐसा इसको इसलिए समझेंगे कि मेल और फीमेल में ब्लड का मात्रा कुछ फीमेल में आधा लीटर कम इसलिए होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, और हेमोग्लोबिन ही आरबीसी ब्लड का बेसिकली फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो कहने के लिए कुछ भी लोग बोलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ब्लड का फॉर्मेशन, यानी ब्लड बनता कहाँ पे है। तो बेसिकली ब्लड का फॉर्मेशन हम लोग दो रूप में देखेंगे। एक वैसा बच्चा जो माँ के कोख के अंदर है, मतलब प्रेग्नेंट फेज में है, तो उसको हम लोग एम्ब्रॉय भ्रूण के नाम से जानते हैं, और उसमें तो हड्डी होता नहीं है, तो उसमें जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है? लीवर में। बेसिकली उसमें जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। जबकि अगर एक इंसान वयस्क हो, आदमी हो, औरत हो, ठीक है, मतलब एडल्ट एज में हो, जिसके पास हड्डी हो, मजबूत हो, उसका जो ब्लड है वो कहाँ बनता है? तो उसका जो ब्लड है वो बनता है आपका बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन मैरो में। बोन मैरो मतलब हड्डी के बीच में जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं बोन मैरो में ब्लड बनता है। किसका? एडल्ट का बनता है, ठीक है। जनरली अगर आप लोग चिकन, मुर्गा खाते होंगे तो देखते होंगे लेग पीस, उसमें हड्डी के बीच में आप लोग देखते होंगे बहुत सारा ब्लड का पार्ट जमा होता है, वही होता है बोन मैरो, जहां पे एक्चुअली में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, यानी ब्लड बनता वहीं पे है, ठीक है। तो बेसिकली ये पार्ट आप समझ गए। आइए सेकंड स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी में जनरली ब्लड स्टोर कहाँ होता है। तो हमारे बॉडी में जनरली ब्लड जो है वो स्टोर होता है स्प्लीन। स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लीहा के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में जो ब्लड सारा का सारा आरबीसी जितना भी ब्लड स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है? स्प्लीन में। स्प्लीन को दो नाम से जानते हैं, एक को बोलते हैं ब्लड बैंक और दूसरा होता है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, यानी ब्लड जो है, जितना भी ब्लड स्टोर होता है जिंदा या फिर मरे हुए रूप में, आरबीसी जो भी मर जाता है वो सारा का सारा ब्लड स्टोर होता है कहाँ पे? स्प्लीन में, प्लीहा में, वो निचले साइड में होता है, जिसको हम लोग ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जनरली अगर कोई आपसे पूछेगा कि ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है, तो कुछ ऐसे भी इंसान है जो लोग बताते हैं कि ब्लड स्टोर होता है हार्ट में। अरे भाई, हार्ट में तो ब्लड पंप होता है ना। अगर हार्ट में ब्लड स्टोर होने लगा तो पता चला कि एक ही बार पूरा स्टोर हो जाएगा और उसका हार्ट बीट सही मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो लास्ट में उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझना होगा कि ब्लड एक्चुअली में स्टोर हार्ट में नहीं होता है। हार्ट में तो ब्लड पंप होने का काम होता है। ब्लड स्टोर होता है कहाँ? स्प्लीन में। स्प्लीन में दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये ब्लड बैंक का काम करता है और दूसरा ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान। जितना भी ब्लड मर जाता है या फिर स्टोर होता है जिंदे रूप में, वो सारा का सारा यहीं पर स्टोर होता है। कोलेस्ट्रॉल, हमारे बॉडी में जनरली कोलेस्ट्रॉल का मात्रा जो होता है वो 200 ग्राम पर डीएल डेसीलीटर होता है। इससे अगर ज़्यादा होगा तो दिक्कत है। जैसे काजू, बादाम, किशमिश या ऑयली सब्सटेंस अगर हम लोग जितना ज़्यादा खाएंगे हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ेगा, और जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाएगा तो हार्ट का जो भी चैम्बर लेयर होता है वहाँ पे जम जाएगा, जिसके चलते ब्लड को आने और जाने में दिक्कत होता है। आप लोग पढ़े थे ना सिस्टोलिक 120 और 80, ये जाना 120 और आना 80, तो 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत आने लगता है कब? जब कोलेस्ट्रॉल का मात्रा इससे ज्यादा बढ़ जाता है तब। अगला पॉइंट देखते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का मतलब होता है जैसे खून जो हम लोग देखते हैं वो लाल होता है, क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंट है हेमोग्लोबिन, ठीक है। ब्लड का जो कलर होता है वो लाल किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। यानी हेमोग्लोबिन का मतलब होता है रेड पिगमेंट। मेल में हेमोग्लोबिन कितना होता है और फीमेल में हेमोग्लोबिन कितना होता है? तो मेल में बेसिकली हेमोग्लोबिन जो होता है वो 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि फीमेल में हेमोग्लोबिन जो होता है वो 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे हेमोग्लोबिन, यानी मेल में हेमोग्लोबिन का मात्रा कितना होता है और फीमेल में हेमोग्लोबिन का मात्रा कितना होता है। तो अभी आपको हम बेसिकली बताए हैं
कि मेल में जो हेमोग्लोबिन का मात्रा होता है वो होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में जो हेमोग्लोबिन का मात्रा होता है, फीमेल में जो हेमोग्लोबिन का मात्रा होता है वो होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये दो चीज याद रखिएगा कि मेल में हेमोग्लोबिन का मात्रा कितना होता है, तो 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल में हेमोग्लोबिन का मात्रा कितना होता है, 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। यहाँ पे भी आप एक चीज देख रहे हैं कि मेल और फीमेल में जो हेमोग्लोबिन की मात्रा है उस कम है। तो जब मेल और फीमेल में हेमोग्लोबिन का मात्रा कम है तो एक चीज यहां पे आप जान जाइए कि हेमोग्लोबिन में जो होता है, हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन। हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन। तो मेल में हेमोग्लोबिन ज्यादा है तो मेल जो होगा वो ज्यादा ताकतवर होगा, जबकि फीमेल में हेमोग्लोबिन कम है तो फीमेल जो होगी वो कम ताकतवर होती है। ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर है। चलिए अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे हम लोग अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं सारा का सारा बात हम लोग ब्लड के लिए करेंगे। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिस साइंटिस्ट का नाम था विलियम हार्वे। साइंटिस्ट का क्या नाम था, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो बताए थे कि हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो करता है। विलियम साइंटिस्ट बताए थे कि हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो करता है। यानी विलियम हार्वे का मेन स्टेटमेंट यही था कि हमारे बॉडी में सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कंटिन्यूअसली इन आवर बॉडी। यानी सबसे पहले ये पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे, और ये बताए थे कि हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली जो है वो ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है फंक्शन ऑफ ब्लड। जिसका क्या नाम है, फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का फंक्शन क्या है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पे हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका क्या नाम है, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो पहला ब्लड का इंपॉर्टेंट फंक्शन, हमारे बॉडी में ब्लड के फ्लो करने से टेम्परेचर जो रहता है वो मेंटेन रहता है। अगर कहीं ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है तो वहां का पार्ट थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और कंटिन्यूअसली जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो बॉडी जो है वो एक वार्मथ कंडीशन का बना होगा। यानी कहीं ना कहीं ब्लड के फ्लो करने से जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर हमारा क्या रहता है, मेंटेन रहता है। वो टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन। ब्लड के फ्लो होने के कारण हमारे बॉडी में टेम्परेचर जो रहता है वो मेंटेन रहता है, और वो टेम्परेचर जनरली होता है कितना है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वो टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड बात करते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स, हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सारा का सारा ब्लड के थ्रू ही होता है। यानी सबसे पहले हम लोग फूड को लेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड होगा, सिंपलर में आएगा, टूटेगा, बहुत सारा बायो कैटलिस्ट एंजाइम उसको तोड़ता है, फिर लास्टली वो ब्लड में जाके इंटरमिक्स होगा, तब हमारे बॉडी से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फंक्शन ऑफ ब्लड में आप लोग बोल सकते हैं कि ये दो चीज को, O2 को एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड जो है उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग रिस्पायरेटरी गैस के नाम से जानते हैं, इसको ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, हालांकि लंग्स में ब्लड जो है स्टोर होता है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। चौथा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन यहां पे हम लोग देख लें,
चौथा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ब्लड का है कि हमारे बॉडी से जो भी अनवांटेड यानी ये रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस यानी जो भी हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो रिमूव करता है। यानी सारे वेस्ट मटेरियल को ये कैरी करके भेज देता है किसके पास, किडनी के पास, और किडनी देखता है कि ये वेस्ट मटेरियल है, ये हानिकारक पदार्थ है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो वो उसको रिमूव करता है, बाकी सबको बॉडी में वो एक्सपेल कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हम एक टॉपिक देखें जिसका क्या नाम था, फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ ब्लड। हम लोग अगला टॉपिक ये देखेंगे जिसका क्या नाम है, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में बात करेंगे। जैसे ब्लड में कौन कौन सा पार्ट होता है, बेसिकली ब्लड में कौन कौन सा पार्ट होता है। तो बेसिकली आप अगर ये ब्लड देखते हो तो ब्लड जो है वो दो चीज से मिलके बना है। बेसिकली अगर हम ब्लड को देखते हैं तो ब्लड जो होता है वो दो चीज से मिलके बना है, जिसमें से एक का नाम है प्लाज्मा, एक का क्या नाम है, प्लाज्मा, और दूसरे का नाम है कॉर्प्यूल्स। ब्लड जो है दो कंपोनेंट से मिलके बना है, जिसमें से एक का नाम है प्लाज्मा और एक का नाम है कॉर्प्यूल्स। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, जबकि कॉर्प्यूल जो होता है वो ब्लड का सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड में 60% होता है, जबकि कॉर्प्यूल जो है वो ब्लड में कितना परसेंट होता है, 40%। अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से आप समझो। जनरली आप चाय बना रहे हो तो चाय में जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको क्या समझ लो, प्लाज्मा, और चाय में क्या डालते हो, चीनी, क्या डालते हो, चाय पत्ती, तो ये जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्प्यूल्स। कॉर्प्यूल्स में भी 3 पार्ट होता है, जिसमें से एक को हम लोग बोलते हैं आरबीसी, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं, दूसरा जो होता है उसको हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्प्यूल्स, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। तीसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। हालांकि इसका भी हम लोग एक डिटेल लेक्चर लेके आएंगे जिसमें सारा का फंक्शन देखेंगे। तो अभी हम लोग जाने कि ब्लड में दो कंपोनेंट, प्लाज्मा 60% लिक्विड पार्ट होता है, जबकि कॉर्प्यूल्स 40% सॉलिड पार्ट होता है, और इसका 3 पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, प्लाज्मा में बेसिकली आप देखोगे प्लाज्मा में दो चीज पाया जाता है। प्लाज्मा में बेसिकली आप अगर देखोगे तो प्लाज्मा में दो चीज पाया जाता है, जिसमें से एक को बोलते हैं फाइब्रिनोजेन, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजेन बोलते हैं, जो फाइब्रिनोजेन, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजेन के नाम से जानते हैं। ये जो फाइब्रिनोजेन होता है, जनरली प्लाज्मा का जो कलर, जनरली ये जो प्लाज्मा है इसका जो कलर होता है वो येलो होता है, लेकिन अगर प्लाज्मा में से हम लोग फिब्रिनोजेन को निकाल देंगे तो वो और पतला हो जाएगा, उसका जो कलर है और आपका पतला हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। सेकंड पार्ट होता है इसमें जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि प्रोथ्रोम्बिन का मतलब क्या, तो जनरली आप बताओगे कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो ब्लड को यानी प्लाज्मा को गाढ़ा करने का काम करता है। इसका मेन काम है कि ये ब्लड को क्या करता है, गाढ़ा करने का काम करता है। कौन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने जा रहे हैं कॉर्प्यूल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में और इसका फंक्शन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।